अगर किसी के पास में अपने केस को जीतने के लिए ठोस एविडेंस यानी कि सबूत नहीं है, बस उनके पास में एक जजमेंट है जो अपने केस से मिलता हुआ है, उनके पक्ष का है, तो उनके द्वारा उस केस के अंदर उस जजमेंट को यूज करके भी उस केस को जीता जा सकता है। उनको एविडेंस यानी सबूतों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये गलती कभी ना करे अगर उनके केस से मिलता हुआ जजमेंट नहीं है और फिर भी अगर उनके द्वारा उस केस के अंदर यूज किया जा रहा है उस जजमेंट को, तो उस केस को हार सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है ऐसी गलती ना करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप अपने केस के अंदर कितने पुराने जजमेंट को यूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जजमेंट है वो कौन से कोर्ट का होता है, यानी कि कौन से कोर्ट का आप जजमेंट अपने केस के अंदर यूज करते हैं तो आपको 100% फायदा मिलता है, आप उस केस को जीत सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और पहले इस वीडियो को आपको लाइक करना है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि हर एक केस के अंदर जजमेंट का रोल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके केस से मिलता हुआ वो जजमेंट है और वो अगर आपके पक्ष में आया है सेम उसी तरीके से, तो आपको है जो पूरी सहायता उस जजमेंट की मिलेगी, पूरा फायदा है जो आपको मिलेगा। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि कौन सा जजमेंट मान्य होता है, सुप्रीम कोर्ट का मान्य होता है या फिर हाई कोर्ट का मान्य होता है या फिर लोअर कोर्ट का मान्य होता है। तो ये क्लियर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर किसी लोअर कोर्ट का जजमेंट है और आपका केस भी अगर किसी लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है तो आप उस जजमेंट को अपने केस में यूज कर सकते हैं। जो आपके केस के अंदर जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको आप बता सकते हैं कि सर ये देखिए जजमेंट है जो मेरे केस से मिलता हुआ है, इसके अंदर ये निर्णय आया है और मेरा केस भी इस तरीके का है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा निर्णय भी है जो इस तरीके से आप दे दीजिए। तो यहाँ पे जो जज साहब मजिस्ट्रेट साहब है आपके केस के अंदर, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो उस जजमेंट को माने या फिर ना माने। अगर उनके माइंड के अंदर बैठता है, वो अगर सोचते हैं कि हाँ ठीक है इन्होंने सही डिसीजन दिया है, तो आपके फेवर में वो डिसीजन आ सकता है। पर यहाँ पे जो जज साहब मजिस्ट्रेट साहब हैं आपके केस के अंदर, उस जजमेंट को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर किसी हाई कोर्ट का जजमेंट है तो हाई कोर्ट के जजमेंट में भी सेम सिचुएशन लागू होती है। आपका मामला भी अगर किसी हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है तो वहां पे उस जजमेंट की सहायता आपके द्वारा ली जा सकती है। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मामला अगर किसी लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है और उस लोअर कोर्ट का जो स्टेट है, स्टेट हाई कोर्ट है, उसके द्वारा अगर कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो उस गाइडलाइन को जो भी सारे लोअर कोर्ट है उस स्टेट के सभी को मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वो गाइडलाइन का जजमेंट है हाई कोर्ट का और उसको अगर आप लोअर कोर्ट के अंदर लगाते हैं तो उस लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो या फिर कोई लोअर कोर्ट हो, वहां पे अगर कोई भी जजमेंट पारित होता है तो मैं बताया ना कि लोअर कोर्ट का अगर जजमेंट है और आपका स्टेट अगर दूसरा है तो उस लोअर कोर्ट के जजमेंट को अपने केस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं। पर यहाँ पे जो जज साहब मजिस्ट्रेट साहब है वो बाध्य नहीं है उस जजमेंट को मानने के लिए। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सेम इसी तरीके से हाई कोर्ट भी है, जो अगर अदर स्टेट का हाई कोर्ट है उसका अगर कोई जजमेंट है तो उसको भी आप अपने केस के अंदर यूज कर सकते हैं अगर कोई मामला आपका हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट पारित किया जाता है, जो गाइडलाइन पारित की जाती है, वो जजमेंट वो गाइडलाइन है जो पूरे देश के कोर्टों के अंदर लागू होती है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोबारा उस जजमेंट को यूज किया जा सकता है और उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो गाइडलाइन जारी की जाती है उनको हर एक कोर्ट के द्वारा माननी पड़ती है। ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सबसे स्पेशली जजमेंट होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पे अब मेन बात ये आती है कि कितने पुराने जजमेंट आप अपने केस के अंदर यूज कर सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जजमेंट चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, उनका फायदा आप अपने केस के अंदर उठा सकते हैं, आपको पूरा फायदा मिलेगा, चाहे कितने पुराने जजमेंट क्यों ना हो। यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यानी कि इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर वो जजमेंट है उसको अगर क्रॉस किया गया है किस जजमेंट के द्वारा, जो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है और उसके द्वारा उस जजमेंट को अगर क्रॉस किया गया है, यहाँ पे ऐसी बातें बोली गई है जो उस जजमेंट के अंदर थी, यानी कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है, फिर हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, उसके अंदर जो बातें थी उसको अगर यहाँ पे नए जजमेंट के द्वारा क्रॉस कर दिया गया है, उससे ऊपर यानी कि उसमें संशोधन कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जो नया जजमेंट है वही मान्य होगा। जो पुराने जजमेंट है जितने भी हैं वो मान्य नहीं होंगे सेम निर्णय के अंदर।
यानी कि सेम निर्णय है उसके अंदर अगर इस तरीके का संशोधन किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी करके, तो यहाँ पे जो नई गाइडलाइन यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट होगा गाइडलाइन का वही मान्य होगा। पुराने जजमेंट है जो इस स्थिति के अंदर लागू नहीं होंगे वो है जो मान्य नहीं होंगे। तो ये जानकारी तो समझ में आ गई होगी कि वैसे चाहे कितने ही पुराने जजमेंट क्यों ना हो सभी को आप अपने केस के अंदर यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस जजमेंट को ओवरक्रॉस तो नहीं किया गया है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।